हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे नए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जिसका नाम है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। जब हम बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट वाटसन, जॉन ब्रॉडस वाटसन ने इसकी स्थापना करी थी 1912 में। और ये स्कूल इस चीज पर बेस्ड रहता है कि एनिमल साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजिस्ट की जानवरों का व्यवहार और शरीर शास्त्रियों के आधार पर ये स्कूल की स्थापना हुई थी। और जो वाटसन थे वो डार्विन्स की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। वाटसन ने अपनी 2 किताबें बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरिज्म, इन दोनों किताबों में अपने विचारों को व्यक्त किया था इस स्कूल की साइकोलॉजी के बारे में। इस स्कूल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्ली बिहेवियरिज्म, अपार्ट फ्रॉम वाटसन, मैक्स मेयर, वीस एंड हंटर आर द लीडिंग अर्ली behaviorists. The modern behaviorists did not consider psychology to the science of consciousness and mental function, but rather the science of behavior. Means कि जैसे पहले चल रहा था कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है। इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा, वो मनोविज्ञान को साइंस ऑफ बिहेवियर ही लेकर चल रहे थे, यानी कि व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी इज अ प्योरली ऑब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। इट्स गोल इज द प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर बाय J.B. वाटसन। वाटसन ने यहां पर जो बात कही है कि यह पूरा संपूर्ण विज्ञान है जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट करके चीजों को परख सकते हैं, और इसका जो मेन उद्देश्य है वह प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, फ्यूचर के बारे में बताना और उसे कंट्रोल करना, किसे, अपने बिहेवियर को। यानी कि जिसमें हम बच्चे के या सामने वाले व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल कर सके, उसे सुधार सके, उसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके उसको जवाब दे सके, वही हमारा मनोविज्ञान है। फिर बात करते हैं, दीज बिहेवियरिस्ट हैव इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर, कि मानव व्यवहार और जानवरों के व्यवहार दोनों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे हैं। Watson conducted experiments on animal behavior and tried to explain human behavior from their results and enrich human psychology. कि जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करके अपनी थ्योरीज तैयार करी है और उन थ्योरीज के बिहाफ पर हमने इंसानों के व्यवहार को समझने की कोशिश करी है। इस बिहाफ पर वो 2 पॉइंट्स लेकर आते हैं अपनी स्टडी में, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया। कि स्टिमुलस इज द चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अलर्ट्स और मोटिवेट इनटू एक्ट। स्टिमुलस क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मोटिवेट करता है कार्य करने के लिए। समझने वाली चीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी और फैक्टर फॉर ऑर्गेनिज्म टू मोटिवेट्स इट टू एक्ट। किसी भी कार्य को करने के लिए, उसे शुरू करने के लिए, उसको चलाने के लिए जो एक्ट हो रहा है, जो एनर्जी डेवलप हो रही है, जो प्रोसेस मोटिवेशन डेवलप हो रही है, वो स्टिमुलस है। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, and also be a sign of symbol due to which organisms react to a particular activity. और एक निश्चित कार्य को करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। This stimulus is represented by S. Stimulus को हम साइकोलॉजी की टर्म्स में कैपिटल S से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स।
द इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हम कार्य कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, वो हमारा रिस्पॉन्स कहलाता है और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं साइकोलॉजी में। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स चेन। ये जो SR चेन है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स फिर स्टिमुलस फिर रेस्पॉन्स, ये चेन पूरी चलती रहती है जब तक कि व्यक्ति का व्यवहार सेट नहीं हो जाता। Behavioristic believes that desired change can be made in the behavior of an animal by placing in it controlled experimental situation, कि जानवरों को भी हम अब उसके व्यवहार को सुधार सकते हैं बशर्ते उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाए। इट मीन्स कि हम जानवरों के व्यवहार को सुधार सकते हैं बार बार प्रयास करके, उसे बार बार स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का ये जो चेन है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने से जानवरों के व्यवहार में भी सुधार होता है। इसमें और थोड़ा अगर गहराई से देखें इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलस को, तो इंटरनल स्टिमुलस हो गए भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी लगना, सर्दी लगना, ये इंटरनल बेसिक स्टिमुलसेस हैं कि भूख लग रही है तो हम कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे, भूख को शांत करने का कोशिश करेंगे, प्यास लग रही है पानी की प्रयास करेंगे, है ना, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे रोड पर आ रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है, हम रुक जाएंगे, लाइट जल गई एकदम से, आंखें बंद थी, लाइट जल गई, फ्लैश आ गया, आंखें बंद हो जाएंगी। तो ये इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो स्टिमुलस का काम करते हैं, और इसके बचने के लिए कि किसी गर्म चीज पर हमारा हाथ टच हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना हाथ पीछे कर लेंगे, करंट लग गया हाथ पीछे करेंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स जो स्टिमुलसेस हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलसेस हैं, उनके काम से बचने के लिए, बॉडी को अडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने में जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो हमारे सारे स्टिमुलस हो जाते हैं। यहाँ पर उसी चीज को आगे बढ़ाया है, वॉटसन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि वो एनवायरमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं rather than his heredity, कि जो अनुवांशिकता है व्यक्ति में वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती वाटसन के लिए जितना कि उसका एनवायरमेंट है। वो ये कहते हैं कि चाइल्ड विल बिकम व्हाट ही गेट्स एज अ रिजल्ट, कि उसको एनवायरमेंट किस प्रकार का मिला हुआ है वैसे ही उसका डेवलपमेंट होगा। हेरिडिटी तो एक से लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई, कि ठीक है एक बीज है, बीज में अपनी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन उस बीज को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है कि वो उसी प्रकार का पेड़ तैयार होगा। He said, if you give me a child, I can make him a doctor, engineer, artist, businessman, beggar or thief as per my wish, कि आप मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर इंजीनियर बना सकता हूं, रेदर देन वो किसका बच्चा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि उसके जो जेनेटिक रेशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते जितना एनवायरनमेंट डालता है। दिस आइडिया ऑफ वाटसन वाज नेम्ड एनवायरमेंटलिस्ट, इसलिए नई टर्म निकल कर आई पर्यावरणवादी। वाटसन स्टार्टेड अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजी टू इंप्रूव पर्सनालिटी ऑफ एडल्ट्स which was called environmental ethics, कि उन्होंने इसी चीज को की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए इस आइडियोलॉजी को यूज। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट, पर्सनालिटी इज द सम ऑफ ऑल बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि हमारा जितना भी व्यवहार है उसका जो सम है वही हमारी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी
टू बी अनस्टेबल एंड कंसिडर्ड एज वेरिएबल। वो इसे एक वेरिएबल के तौर पर हम लिख मानते हैं और ये एक अनस्टेबल है, परिवर्तनशील है समय के अनुसार। Their belief about learning is that learning occurs as a result of the relationship between stimulus and response। कि जितना अच्छा आप व्यक्ति का संबंध होगा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में, उसकी लर्निंग उतनी ही बेहतर होती है। इन दिस फील्ड थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है और स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो इसी पर ही कार्य करती है। Then Watson considered a person to be similar to a machine which reacts to a specific stimulus. He explained the emotions, thoughts, and actions of a person completely to the context of his external behavior. वाटसन मानकर चलते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक मशीन है। कब? जब उसके पास स्पेसिफिक स्टिमुलस रहेगा। अगर व्यक्ति को वही स्पेसिफिक स्टिमुलस मिलता रहेगा तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी सेम रहेगा। जैसे इसमें अगर संबंध स्थापित हो गया तो जैसे एक मशीन बार बार एक ही चीज को बार बार दोहराती रहती है, ठीक वैसे ही स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए व्यक्ति सेम ही रिस्पॉन्स करेगा। He explained the thoughts, conditions and completely in the context of his external behavior. Thus, the psychologist of this group presents the behavior of person on the basis of mechanistic view। मशीनी तरीके से देखते हैं कि अगर सेम स्टिमुलस मिल रहा है तो व्यक्ति का जो रेस्पॉन्स है वो भी सेम होगा। They believe that it is useless to talk about mind, consciousness, souls, mental action, sensation, etc. in psychology because they have no special relation with behavior। वो मानकर चलते हैं कि मानसिक चेतना, अचेतना, इनके बारे में साइकोलॉजी में कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हमारे व्यवहार पे असर नहीं डालते। अब नियो बिहेवियरिस्टिक नवीन व्यवहारवादियों के बारे में बात करते हैं। Around 1930, some behaviorists moved away from Watson's thinking and did special work in this area। वाटसन प्राचीन वाले थे, नवीन वालों ने वाटसन को छोड़ा और अपना कार्य आगे बढ़ाया, जिसमें कि नाम आता है एडवर्ड सी टॉलमैन का, क्लार्क, लियोनार्ड हल का, E.R. गुथरी का और B.F. स्किनर का। According to these systems, to study the behavior of an individual, the study of only some actions is not sufficient because behavior is not completely environmental, but purpose is also inherent in it। नवीन व्यवहारवादी ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पर्पस से ही काम नहीं चलेगा व्यवहार के लिए, उसके अंदर कुछ छोटे एक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति व्यवहार करता है। टॉलमैन ने एक फॉर्मूला दिया, B इज इक्वल्स टू FSA। यहां B से तात्पर्य उसके व्यवहार से है, F फंक्शन है, S स्टिमुलस और A एंटीसेंडल वेरिएंट्स जो कि हमारी हेरिडिटी है, एज है और हमारा प्रायर एक्सपीरियंस है। इस बिहाफ पर नवीन व्यवहारवादियों ने अपने मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया है। Behavior of an individual depends on the relationship between incidents variables। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि वहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रही थी और यहां पर एंटीसीडेंट्स वेरिएबल्स के बारे में बात चल रही है। हल प्रोपाउंडेड हिज फेमस रीइंफोर्समेंट थ्योरी। हल की जो
पुनर्बलन का विचार है वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है. प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर 1943 ऑफ लर्निंग थ्रू द कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंट, थ्योरी ऑफ स्टडी बाय मोर ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड्स, कि व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से भी सीखता है. स्किनर propounded the behavior of organizing. Some people call Skinner's theory as operant condition theory of learning. इसी थ्योरी पे स्किनर की ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बेस्ड है. He proved many concepts and principles learning by experimenting on animal and birds, propounded the theory of continuity of learning, जो B.F. स्किनर की लर्निंग थ्योरी है. Then the neo-behaviorists were not in favor of complete execution of consciousness and mental activities like वाटसन. वाटसन ने पूरा बहिष्कार किया था किसका? मेंटल एबिलिटीज का और कॉन्शियसनेस का, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते. दे वर इन फेवर ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंट कंडीशंस एंड द पर्पस ऑफ ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन स्टडिंग बिहेवियर, कि वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को भी मानकर चलते हैं कि हाँ इनका असर हमारे व्यवहार पर पड़ता है, कॉन्शियसनेस को भी और मेंटल एबिलिटीज को भी मानकर चलते हैं. देन बिहेवियरिज्म का एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है? बहुत सारे हैं. पहला, Watson suggested improving the personality of an adult by providing proper environmental through environmental ethics program. पर्यावरणीय ज्ञान से, एनवायरमेंट से बच्चों की, व्यक्तियों की पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है. इसके लिए उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम भी तैयार करा था अपनी इसी आइडियोलॉजी पर. Guthrie said about learning that simple tasks do not require practice. साधारण कार्यों के लिए हमें प्रयास की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है. लेकिन कॉम्प्लेक्स, whereas complex tasks require practice, therefore the teaching process, the teachers should inculcate in the students to habit of repeating the सब्जेक्ट मैटर. लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए, डिफिकल्ट चीजों के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए टीचर्स को भी प्रैक्टिस और अपने बच्चों से भी प्रैक्टिस पर जोर देना चाहिए. इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, Guthrie did important work by propounding the threshold method of fatigue and method of incompatible stimuli फॉर गेटिंग रिड ऑफ बैड हैबिट्स. बुरी आदतों से बचने के लिए उन्होंने ये इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि थ्रेशोल्ड मेथड, मेथड ऑफ फटीग और मेथड ऑफ इनकॉम्पिटेबल स्टिमुली, कि हम अगर किसी की गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छुड़ाने के लिए अगर हम, जब वो ऐसा प्रयास करे, जब वो ऐसा व्यवहार करे, तो एक डरावनी स्टिमुलस दे दिया जाए, खतरनाक स्टिमुलस दे दिया जाए, इस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं. Then Skinner contributed to bringing revolutionary changes in the field of education and education technology by propounding program learning. Through program learning, every student gets the opportunity to learn its own pace. जब हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम लर्निंग पढ़ते हैं तो इसके प्रतिपादक B.F. स्किनर ही थे. क्लासिकल कंडीशन थ्योरी पर उनकी बेस्ड रहती है. और स्किनर डिड यूनिक जॉब इन एनरिचिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय प्रोपाउंडिंग थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. व्यक्ति की भाषा में सुधार करने के लिए उनकी थ्योरी है. अकॉर्डिंग टू स्किनर, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, नकल करना और उसे बार बार दोहराते हुए पुनर्बलन प्रदान करना, प्ले स्पेसिफिक रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, बच्चे की भाषा सुधारने में हेल्पफुल है. चिल्ड्रन इमिटेट द वर्ड एंड सेंटेंस स्पोकन बाय एल्डर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली बाय रिपीटिंग देम verbatim, and when they do so, elder praise them, which encourage them and their tendency to imitate increase further. कि जब बच्चा छोटा है,
जैसा वो सुनता है धीरे धीरे वैसा ही बोलने का प्रयास करता है। जब वो प्रयास कर रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स, माता पिता, जो भी परिवार का सदस्य है, उसे प्रेज करे, शाबाशी दे, पॉजिटिव वर्ड से उसको शाबाशी प्रोवाइड कराए, मोटिवेट करे, तो बच्चे की जो टेंडेंसी है उस कार्य को करने की, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। Tolman did not consider behavior to be the based only on environment factors but linked to its purpose। कि टॉलमैन केवल एनवायरमेंट को नहीं लेते, वो कहते हैं कि उसके साथ पर्पस भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। Therefore, before teaching a lesson, teacher should also make its purpose clear so that student can be eager to learn। कि अपने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बताए टीचर, टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताए टीचर, कंटेंट पढ़ाने से पहले एक पर्पसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिससे कि बच्चा सीखने के लिए तत्पर रहे। और लास्ट में हल स्टेटेड इन द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट रीइंफोर्समेंट प्लेज अ की रोल इन डिजायर्ड बिहेवियर। कि बच्चे का जो व्यवहार हम बदलना चाहते हैं, जैसा व्यवहार, डिजायर्ड बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो हम उसमें चाहते हैं, उस बिहेवियर को लाने के लिए रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एक्सपेक्टेड बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर को बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए। कि इन्होंने थ्योरीज भी दी हैं, रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करी है। तो हाँ, आज के टाइम में बिहेवियरिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है हमारे क्लासरूम टीचिंग में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।